स्टारलिंक ने अपनी 6000 सैटेलाइट का रास्ता बदल दिया और उनकी एक सैटेलाइट अपने आप अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट होने से पहले ही डीऑर्बिट हो गई और नॉर्थ अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट में पावर सर्ज देखने को मिले। हेलो एंड वेलकम टू मंत्रा माइंड्स। मैं बात कर रहा हूँ अक्टूबर 2024 में आए सोलर स्टॉर्म की, जिसके इम्पैक्ट को रिसेंटली इसरो ने डिकोड किया थ्रू द हेल्प ऑफ इट्स सोलर ऑब्जर्वेटरी कॉल्ड आदित्य L1। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आदित्य L1 क्या है, लैग्रेंजेस पॉइंट क्या होते हैं, सोलर स्टॉर्म्स क्या होते हैं और उसके इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं, और या जो रिसेंट स्टॉर्म आया उसका क्या इम्पैक्ट हुआ अर्थ पर। सबसे पहले बात करते हैं आदित्य L1 की। देखिए, आदित्य L1 एक सोलर ऑब्जर्वेटरी है जो L1 पॉइंट पर स्टेब्लिश है। ये L1 पॉइंट क्या होता है हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे, पर ये एक सोलर ऑब्जर्वेटरी है जो L1 पॉइंट पर स्टेब्लिश है। ऑब्जर्वेटरी का मतलब ये होता है कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ये एक सैटेलाइट का ही सब टाइप है जो सन को और उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स आ रहे हैं, सोलर विंड्स हैं, सोलर फ्लेयर्स हैं, और भी जो एक्टिविटीज़ सन में हो रही हैं उनकी ऑब्जर्वेशन करेगा, उनको मॉनिटर करेगा और उससे रिलेटेड जितना भी डाटा है वो अर्थ को वापस भेजेगा, जो कि फर्दर रिसर्च में यूज़ किया जा सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि लैग्रेंजेस पॉइंट क्या होते हैं। देखिए, हमने बचपन में पढ़ा है लॉ ऑफ ग्रेविटी, जिसमें हर एक बॉडी छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, दूसरी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। यही सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है हमारे प्लैनेट्स पर और स्टार सिस्टम्स पर। अगर हम बात करें तो ये हमारा है सन और ये है अर्थ। ये भी एक बॉडी है जिसका लार्ज मास है m1, और ये भी एक बॉडी है जिसका लार्ज मास है m2। तो अगर हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें, तो क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि कोई भी बॉडी जो कि इस टाइम अर्थ है, किसी भी दूसरी बॉडी को जो हमने यहाँ प्लेस की है वो उसको अट्रैक्ट करेगी अपनी ओर। तो एक तरह से अर्थ इस बॉडी को अपनी ओर खींच रहा है। सिमिलर सिनेरियो है सन के साथ, ये भी इस बॉडी को अपनी ओर खींच रहा है। अब क्योंकि सन का जो मास है वो अर्थ से बहुत ज़्यादा है, तो सन का जो इम्पैक्ट होगा, सन का जो फोर्स होगा, जिस फोर्स से वो इस बॉडी को अपनी ओर खींच रहा होगा वो ज़्यादा होगा। इसलिए सन भी इस बॉडी को अपनी ओर खींच रहा है और अर्थ भी खींच रहा है। पर यह ये जो लैग्रेंजेस पॉइंट है और हमने इस बॉडी को जिस पोजीशन पे प्लेस किया है, ये ऐसी पोजीशन है जहाँ पे सन जिस फोर्स से इस बॉडी को खींच रहा है और अर्थ जिस फोर्स से इस बॉडी को खींच रहा है, वो दोनों काउंटर बैलेंस हो जाते हैं, दोनों नल हो जाते हैं। तो ये जो बॉडी है वो यहाँ स्टेबल हो जाती है, ना अब ये सन की तरफ बढ़ेगी ना ये अर्थ की तरफ बढ़ेगी। दोनों की फोर्सेस ने, अर्थ की फोर्स ने और सन की फोर्स ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली ये जो लैग्रेंजेस पॉइंट हैं, ये अपने अर्थ सन सिस्टम में कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं, तो वो ना वो सन की ओर अट्रैक्ट होंगे ना वो अर्थ की ओर अट्रैक्ट होंगे। तो ऐसे सन अर्थ सिस्टम में ऐसे 5 लैग्रेंजेस पॉइंट हैं। L1 हो गया, L2 हो गया, L3 हो गया, L4 और L5। तो हमारा जो आदित्य L1 है वो करंटली L1 पर प्लेस है, या पार्क कह सकते हैं हम उसको। अब हम बात करते हैं आदित्य L1 मिशन के की ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो सबसे पहला की ऑब्जेक्टिव था अंडरस्टैंडिंग द कोरोनल हीटिंग। देखिए, सन की 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है, तो जो कोरोना है वो सन की सबसे आउटर लेयर होती है। तो इसका वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव ये था कि जो कोरोनल हीटिंग है उसको अंडरस्टैंड कर सके, उसको मॉनिटर करे। दूसरा क्या था, मॉनिटरिंग द सोलर इरप्शंस। अब जो भी सोलर इरप्शंस हो रहे हैं, कोरोना पे हो रहे हैं या फोटोस्फेयर पे हो रहे हैं या क्रोमोस्फेयर पे जो भी इरप्शंस हो रहे हैं, जो वहाँ से पार्टिकल निकल रहे हैं, जो वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं, उनको मॉनिटर करे और उसके बाद वो जो फिनोमेना है उनकी वो रिसर्च करेगा कि कुछ यूनिक पॉइंट्स हों या उसकी जो एक्टिविटी है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, कुछ कम हो रहा है, कुछ ज़्यादा हो रहा है, या उसके क्या इम्पैक्ट होंगे। तो जो भी ऑब्जर्वेशन है उस पर रिसर्च कर सके और फिर वही जो डाटा है वो रियल टाइम में अर्थ को भेज सके। अब हम बात करेंगे इवेंट स्टडीड बाय आदित्य L1। देखिए, 2024 में क्या हुआ था कि एक लार्ज जो प्लाज्मा का क्लाउड था वो सन से निकला और अर्थ की ओर बढ़ गया। इसमें क्या हुआ, ये जो प्लाज्मा क्लाउड था ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट कर रहा था। ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस प्लाज्मा ने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट किया। तो इंटरेक्ट करने के बाद क्या-क्या चेंजेस आए या क्या-क्या इम्पैक्ट पड़ा वो हम डिस्कस करते हैं। तो जब उसने इंटरेक्ट किया अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से, तो ये जो ब्लू कलर की अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ये कंप्रेस हो गई। पहले ये मैग्नेटिक फील्ड हम सपोज करते हैं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड थी, तो जब ये प्लाज्मा यहाँ से आया और उसने इंटरेक्ट किया तो इसने इस मैग्नेटिक फील्ड को अंदर की ओर धकेल दिया। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आ गई, जिसकी वजह से बहुत सारे पार्टिकल्स ये जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड थी यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो पहला हुआ मैग्नेटिक कंप्रेशन। तो जो भी प्लाज्मा आया उसने जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड थी उसको कंप्रेस कर दिया नियर
टू अर्थ, ठीक है। दूसरा बात करते हैं हम सैटेलाइट एक्सपोजर का। अब देखिए हम बात करते हैं, जैसे हमने ये समझा था कि ये ओरिजिनल फील्ड थी और ये कंप्रेशन फील्ड थी, पर इसके बीच में कुछ सैटेलाइट्स भी होंगी। जब ये फील्ड यहाँ से यहाँ आ गई तो ये जो सैटेलाइट थी वो डायरेक्ट जो एक्सपोजर आ रहा था सन से उसकी चपेट में आ गई और उनको भारी नुकसान झेलना पड़ा। तीसरा बात करते हैं एटमॉस्फेरिक हीटिंग की और ऑरोराज की। जब ये मैग्नेटिक फील्ड्स या जो पार्टिकल्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ आए हैं, जो प्लाज्मा के साथ आए हैं, वो अर्थ के पोल्स पर जाते हैं, नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे। तो जो वहाँ पे ये गैसेस प्रेजेंट है उनके साथ टकराते हैं और ये सुंदर सी लाइटें बनाती हैं। जैसा कि हमने वेरी फर्स्ट जो वीडियो स्टार्ट किया था उसमें जो वीडियो था हमने देखा था ग्रीन कलर की लाइट्स थी, तो वो उनको ऑरोरास कहते हैं। ये नॉर्थ पोल पे भी बनते हैं और साउथ पोल पर भी बनते हैं। तो जब भी जो प्लाज्मा में मटेरियल है, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, जब ये किसी भी गैसियस मॉलिक्यूल से टकराते हैं आउटर स्पेस में, तो ये रेड ब्लू ग्रीन कलर की लाइट्स को छोड़ते हैं और उनको हम अरोरा बोरियोलिस या अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। अगर हम दूसरी इवेंट की बात करें तो आदित्य एल1 ने सबसे पहले इमेज ली थी सोलर फ्लेयर कैर्नल की। कैर्नल्स क्या होते हैं? ये जो फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर पे हाई एनर्जी वाले रीजन्स होते हैं जो काफ़ी ग्लो करते हैं, ठीक है, और उन्हीं से जो आउटर लेयर होती है सन की वो हीट करती हैं। तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है आदित्य एल1 के लिए कि उसने सोलर फ्लेयर कैर्नल की फ़ोटो ली फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। अब हम बात करते हैं एक इनिशिएटिव। ये कोई इवेंट नहीं है बट इसरो ने एक इनिशिएटिव लिया है कि इसको बोलते हैं अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसरो के पास जो भी 23+ टेराबाइट डाटा है उसने रिलीज़ किया है वर्ल्ड के साइंटिस्ट के लिए, रिसर्चर्स के लिए, कि वो आएँ इस पे रिसर्च करें और जो भी ऑब्जर्वेशन है उसकी थेसिस बना के साइंटिस्ट जितने भी हैं वो थेसिस बना के इसरो को सबमिट करें। और उसमें एक ये भी प्रपोजल है कि वो अगले अप्रैल से लेके जून की जो विंडो है, अप्रैल से जून की जो विंडो है, अगर उनकी थीसिस पसंद आई इसरो को, तो वो आदित्य एल1 में जो पेलोड्स लगे हैं, उनको कंट्रोल करने का उन्हें मौका मिलेगा और फिर वो उन पेलोड्स को अपनी रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी जो इनिशिएटिव है इसरो द्वारा चलाया गया है। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, व्हाट इज सोलर स्टॉर्म, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे सन में फ्यूज़न रिएक्शन चलती रहती है जिसकी वजह से सन में हीटिंग होती है और उस हीटिंग की वजह से सन अपनी सरफेस से पार्टिकल्स, मैटर्स, वेव एंड चार्ज पार्टिकल्स को एक्सपेल करता रहता है और यही फिनोमिना आगे चल के जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स या सोलर स्टॉर्म्स को पैदा करती है, ठीक है। देखिए ये सन की 7 लेयर्स हैं, क्रॉस सेक्शन वाइज दिखाई गई हैं जिसमें वेरियस एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। मेनली जो हमारा आदित्य एल1 है वो जो कोरोना ये वाली जो लेयर है इस पर जो एक्टिविटी हो रही है इसको मॉनिटर करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सोलर स्टॉर्म्स बनते कैसे हैं। तो इससे पहले हमें जानना होगा, चलिए हम प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं। ये जो 7 लेयर्स हैं सन की, ठीक है, ये 7 लेयर्स हैं। तो इसका जो इन 7 लेयर्स का जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग होता है। ये मोल्टन स्टेट में है, इन 7 लेयर्स का जो टेम्परेचर है वो अलग अलग है। तो सपोज करिए कि ये सन है, ठीक है, ये इसकी वेरियस लेयर्स हैं, ठीक है। तो ये मोल्टन स्टेट में है, ये मोल्टन स्टेट में, ये मोल्टन स्टेट में है, ठीक है। लेकिन इन सब की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं, इनका टेम्परेचर डिफरेंस अलग अलग है, ठीक है। तो इनकी जो रोटेशन की स्पीड है, क्योंकि हम जानते हैं सन अपने एक्सिस पे रोटेट करता है तो सबकी रोटेशन की स्पीड अलग अलग होती है। तो ये किसी और स्पीड से रोटेट कर रही है, ये किसी और स्पीड से रोटेट कर रही है और ये वाली किसी और से। और क्योंकि ये रोटेट कर रही हैं तो इनसे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। सपोज इससे एक मैग्नेटिक फील्ड निकली, इससे ये निकली और बाहर वाली से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है। तो क्योंकि ये लेयर्स आपस में अलग अलग तरह से रोटेट कर रही हैं, किसी की स्पीड सेम नहीं है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड हैं ये देखिए तो आपस में इंटेंगल हो जाती हैं, ठीक है। ये देखिए ये देखिए ये इंटेंगल्स मैग्नेटिक फील्ड है आपस में। ये एकदम नहीं, जैसे हमने देखा होगा ईयरफोन एकदम आपस में तार भिड़ जाते हैं, तो वैसे इंटेंगल्ड हो गई। और जब ये आगे फर्दर रोटेट होती हैं तो यही इंटेंगल जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं ये स्नैप हो जाती हैं, टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। और जैसे ही ब्रेक होती हैं तो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, ठीक है। और उसके बाद ये वापस से रिकनेक्ट हो जाती हैं, इनके जो पोल्स हैं वो आपस में रिकनेक्ट हो जाते हैं। तो ये स्नैप और जो रिकनेक्ट का मूवमेंट होता है इसमें इनॉर्मस एनर्जी निकलती है और वही एनर्जी सोलर सरफेस से बहुत सारा जो मटेरियल है जिसको हम लोग कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं, जिसमें प्लाज्मा होता है, ठीक है, प्लाज्मा होता है और हमारे पार्टिकल्स होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो जब ये एनर्जी निकलती है तो बहुत सारा कोरोनल मास इजेक्शंस होता है बहुत सारा कोरोनल मास इजेक्शन होता है सन की सरफेस से, ठीक है। और वही आगे चल के सोलर स्टॉर्म्स का रूप ले लेता है। तो देखिए हमने कोरोनल मास इजेक्शंस पढ़ा था। देखिए कोरोनल मास इजेक्शंस क्या होते हैं। कोरोनल मास इजेक्शंस बहुत ही डेंस क्लाउड्स होते हैं, ठीक है।
डेंस क्लाउड्स होते हैं, इनमें हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है। इसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और हमारी क्या बोलते हैं, प्लाज्मा होता है, जो कि आगे अर्थ फील्ड से टकराता है और वेरियस इवेंट और इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाउ डज अ सोलर स्टॉर्म अफेक्ट अस। जो सोलर स्टॉर्म आया, अभी तो हमने देखा था कि उसने अर्थ को इम्पैक्ट कैसे किया, पर वो एज अ ह्यूमन, एज अ डेली लाइफ हमको कैसे अफेक्ट करता है। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले रेडियो ब्लैकआउट्स हो जाते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट लेयर के बारे में बताना चाहूँगा। अर्थ में एक इंपॉर्टेंट लेयर होती है आइनोस्फेयर, ठीक है। तो जो मोस्ट ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन होता है अर्थ पे, वो आइनोस्फेयर से ही होता है। सपोज दैट कि ये अर्थ है, वेट, सपोज दैट कि ये अर्थ है और इसकी एक लेयर है आइनोस्फेयर। तो जो भी कम्युनिकेशन, यहाँ हमने टावर्स लगा रखे हैं, तो जो भी हम सिग्नल भेजते हैं वो यहीं से टकरा के, इस आइनोस्फेयर से टकरा के वापस आता है, ठीक है। अब सपोज करिए कि ये एक स्टॉर्म आया, इसने हिट किया और जो पार्टिकल्स थे वो आइनोस्फेयर में अंदर घुस गए। तो ये जो पार्टिकल्स हैं, ये यहाँ जो आयंस हैं, आइनोस्फेयर का मतलब होता है बेसिकली जो गैस है वहाँ आयंस के रूप में प्रेजेंट हैं। तो ये पार्टिकल्स इन आयंस के साथ इंटरप्ले करेंगे और कहीं न कहीं इसके जो सिस्टम को बिगाड़ देंगे। तो जो रेडियो सिग्नल्स हमने यहाँ से भेजे हैं, जो रेडियो सिग्नल्स हमारे ऊपर जा रहे हैं, वो डिस्टॉर्ट हो जाएँगे और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसी को कहते हैं रेडियो ब्लैकआउट्स, ठीक है। पावर आउटेजेस होंगे। कई इवेंट हमने देखे हैं, जैसे न्यूज़ीलैंड में हो गया, ऑस्ट्रेलिया में हो गया और नॉर्थ अमेरिका में हो गया, कि जो सडनली जो पावर ग्रिड्स हैं उसमें पावर सर्ज हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पावर ग्रिड फेलियर्स हो जाते हैं और डैमेजेस होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को। ब्यूटीफुल ऑरोरास के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये कैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ब्यूटीफुल सीनिक इमेजेस बनाते हैं। अब हम बात करते हैं आदित्य L1 यूनिक सोलर मिशन क्यों है। तो सबसे पहली बात है कि अभी तक जो L1 पॉइंट है, L1 पॉइंट पे केवल 3 ऑब्जर्वेटरीज़ हैं। एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी की है, एक नासा की है और एक हमारे इसरो की है। तो ये बहुत ही माइलस्टोन अचीवमेंट है कि हमारे वर्ल्ड में जो 3 स्पेशल ऑब्जर्वेटरी हैं उसमें से एक इंडिया की भी ऑब्जर्वेटरी L1 पॉइंट पे, क्योंकि L1 पॉइंट बहुत ज़्यादा 1.5 मिलियन किलोमीटर्स दूर है, तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और इसरो ने ये चैलेंज को टैकल करके एक एक बहुत ही माइलस्टोन अचीव किया, ठीक है। उसके बाद क्या करें कि ऐसे जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, सच एज़ आदित्य L1 हो गया या फिर हमारा चंद्रयान हो गया, ये इंस्पायर करते हैं जो इंडियन स्टूडेंट हैं कि वो स्टेम सब्जेक्ट जैसे साइंस एंड टेक वगैरह के जो सब्जेक्ट्स हैं वो लें और आगे फ्यूचर में अपना कंट्रीब्यूट करें ह्यूमन सोसाइटी की तरफ, अपने इंडिया की तरफ, एंड एक लार्जर गोल को परस्यू कर सकें, ठीक है। ये कहीं न कहीं इंडिया की सॉफ्ट पावर को बढ़ाता है और ग्लोबल साइंस का जो कंट्रीब्यूशन है, जो ह्यूमैनिटी के लिए काम आ सकता है, उसको बढ़ावा देता है। अब अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो देखिए, L1 जो पॉइंट है वो बहुत डायनेमिकली अनस्टेबल है। जैसे ये L1 पॉइंट है, यहाँ पे कोई सैटेलाइट प्लेस्ड है, तो ये बहुत ही अनस्टेबल रहता है। हल्का-सा भी अगर कोई सोलर स्टॉर्म, कोई सोलर फ्लेयर आया या कोई सोलर स्टॉर्म आया, तो अपनी जो ये जो ऑर्बिट है, इंटेंडेड ऑर्बिट, यहाँ से दूर चला जाएगा। तो जितनी भी स्पेस एजेंसी हैं या जिनके भी सैटेलाइट यहाँ पे पार्क हैं, उन्हें कहीं न कहीं मैन्यूवर्स हमेशा फ्यूल थ्रस्ट करना पड़ता है, ताकि अगर ये इधर गया है तो इसको वापस लाया जा सके इसकी ऑर्बिट में। तो ये बहुत ही अनस्टेबल है और ये फ्यूल का खर्चा बहुत ज़्यादा इसमें आ जाएगा, या एक बार अगर ये चला गया रीच से बाहर, तो दोबारा इसको रिवाइव कर पाना मुश्किल होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, इतनी दूर से डाटा आ रहा है, कैलकुलेशन लगा के उसको उसको क्या बोलते हैं, उस डाटा को रिवाइव करना बहुत मुश्किल काम होता है। और एनालाइजिंग अर्थ रिस्पॉन्स, देखिए अर्थ से बहुत दूर है जो सोलर ऑब्जर्वेटरी है, तो सन की ऑब्जर्वेशन को तो बहुत अच्छे से मॉनिटर कर सकती है, पर कहीं न कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत आता है अर्थ के ऑब्जर्वेशन को मॉनिटर करने में। अब अगर हम इसरो के रोल की बात करें तो इसरो ने दिखाया है कि इंडिया कॉम्प्लेक्स स्पेस मिशंस को सक्सेसफुली प्लान, एग्जीक्यूट और ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। चंद्रयान 3 के द्वारा और आदित्य L1 के द्वारा ये बहुत ही अच्छे से इसरो ने दिखा दिया है। ये सब इसरो की हाई लेवल साइंटिफिक प्लानिंग, इंजीनियरिंग और उसकी एक्सीलेंस का ही कमाल है कि आज इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है इतना ज़्यादा ग्रो कर पाया है, ठीक है। अब हम ग्लोबल सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसरो अब सिर्फ एक नेशनल एजेंसी नहीं है, बल्कि ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी का एक स्ट्रॉन्गर लीडर बन चुका है। लो कॉस्ट और हाई सक्सेस रेट मिशन ने दुनिया को काफ़ी कुछ सीखने पे मजबूर कर दिया इसरो से, ठीक है। और हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो भी चीप में। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन था, बहुत सस्ता मिशन था, इवन दो उससे ज़्यादा कॉस्टली तो इंसेप्शन और इंटरस्टेलर जैसी मूवीज़ हैं, वो उससे ज़्यादा कॉस्टली थी। हमने इतने सस्ते में अपनी सैटेलाइट को मार्स पर पहुंचा दिया। तो कहीं न कहीं ये जो इंडिया की इमेज है उसको ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है और आज जो वर्ल्ड के नेशंस हैं वो इंडिया के साथ स्पेस में कोलैबोरेट करने को तैयार हैं और कर भी रहे हैं। अमेरिका जैसा बड़ा देश निसार प्रोजेक्ट के साथ इंडिया के साथ कोऑपरेट कर रहा है, तो ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।